तो जू मोयू की कार से उतरना, वो भी सबके सामने, was just टेस्ट नंबर 1 फॉर शेंदाई टुडे। रियल एग्जाम तो बाकी था। अपने पुराने काम पे वापस जाना, वही फेमिलियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही कलीग्स, और उनकी आंखों में वो साइलेंट जजमेंट या क्यूरोसिटी देखना। जैसे ही बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ, अंदर एंजाइटी थी, बट आउटसाइड फुल काम फेस बनाए रखा। शायद प्रोफेसर लियू ने पहले ही सबको बता दिया था, क्योंकि लोग ओवरली रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अरे ये तो वापस आ गया टाइप एक्सप्रेशन छुप नहीं पा रहा था। तभी उसे ऑकवर्ड लगते हुए देखकर चेंगजी माई उसे पिक करने आई। एकदम कैजुअल स्टाइल में बोली, तुम्हारा पुराना ऑफिस अब भी रिजर्व्ड है। शेंदाई ने अंदर जाते ही एक ठंडी सांस ली, थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक सॉफ्ट, थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल शेयर किया। ज्यादा मत सोच, जिमाई ने कहा, टीचर ने सब हैंडल कर लिया है। प्राइवेट बातों पर किसी को सवाल पूछने का कोई हक नहीं। शेंदाई भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, बोला, पर बोलने से लोगों को कौन रोक सकता है ना। जिमाई ने बुक शेल्फ पे उनके पुराने अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स को देखा, फिर बोली, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है बॉस, यहाँ परफॉर्मेंस मैटर करता है, ओपिनियंस नहीं। शेंदाई ने भी उन अवार्ड्स को देखा और दिल में एक पुराना स्पार्क जल उठा। वही रिसर्च स्ट्रीम्स, वही गोल्स, शायद अब वापस परस्यू किए जा सकते थे। तो ये थी फर्स्ट मॉर्निंग शेंदाई की बैक एट वर्क। शेंदाई फुल फोकस में लग गया। ओल्ड प्रोजेक्ट्स, अपडेट्स, कैचअप, 1 साल से ज्यादा हो गया था। सब कुछ प्रोग्रेस कर चुका था और उसे काफी कुछ रिवाइज करना था, लेकिन उसे वो कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। कलीग्स नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन उसका गिल्ट और अनईजीनेस अलग ही था, और ऊपर से स्टमक भी थोड़ा अपसेट लग रहा था। मे बी ब्रेकफास्ट थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्दी हो गया था। इतने में आ गया लंच टाइम। जिमाई ने बोला, अपोजिट ना एक नया थाई प्लेस खुला है, चलो ना ट्राई करते हैं। बट शेंदाई ने प्लान बनाया, नहीं यार, सिर्फ 1 बॉटल मिल्क लूंगा, सेफ रहेगा। तभी हॉलवे से हल्की सी हलचल की आवाज आई। लोगों का अटेंशन उस तरफ गया और बस जुमोयू वहां से अंदर चला आया। वही टॉल हाइट, शार्प लुक, कॉन्फिडेंट ऑरा, जैसे पूरी क्राउड में स्पॉटलाइट उसी पे हो। शेंदाई भी 1 सेकेंड के लिए लिटरली फ्रीज हो गया। मैं भाग जाऊं, बस एक थॉट था, पर रियल में कहाँ भागता वो। जुमोयू कैजुअली लोगों को नॉड करते हुए आया डायरेक्टली शेंदाई के पास और बैग एक्सटेंड करके बोला, घर से गरम गरम खाना आया है, खा लेना जब तक गरम है। शेंदाई ने डिसबिलीफ में जुमोयू को देखा। उसका दिल 1 सेकेंड के लिए लिटरली रुक गया। पूरा एटमॉस्फेयर जैसे कंप्रेस हो गया था और हर एक नजर उस पर चिपक गई थी। जुमोयू की आंखों में वही फेमिलियर शार्पनेस थी जो बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह देती है। वो कैजुअली अपने आसपास नजर डाल रहा था और उसकी आंखें रुक गई एक कॉर्नर पे, जाओ लैंड पर। अब वो इंटर्न नहीं था, एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन गया था। पर जुमोयू को सब याद था। यही तो वो लड़का था जो कभी शेंदाई पे क्रश रखता था। एक ही ऑफिस, एक ही फ्लोर, एक ही हवा, और जुमोयू के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। बस यही देखने आया था, सब ठीक चल रहा है या कोई ज्यादा क्लोज तो नहीं आ गया। जब जाओ लैंड ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई, उसका गेज इंस्टेंटली नीचे गिर गया, जैसे उसने बिना शब्द समझ लिया हो कि ये एक वार्निंग थी। फिर जुमोयू ने एक ऐसी आवाज में कहा जो पूरे ऑफिस तक पहुंच सके, पर सिर्फ शेंदाई के दिल में घुस जाए। बोला, मैं चाहता था तुम्हारे साथ लंच करूं, लेकिन आज एक मीटिंग है, तुम खाना खा लो, मैं शाम को तुम्हें पिक कर लूंगा। शेंदाई ने बस बाइट द बुलेट करके वो लंच बॉक्स ले लिया। दिल के अंदर से हिल गया था। पूरी सुबह उसने अपने आप को मेंटली ट्रेन किया था, इग्नोर द स्ट्रेस, फोकस ऑन वर्क, मैं यहाँ सिर्फ एक रिसर्चर हूँ। पर ये एक गेस्चर, एक सिंपल पिक यू आफ्टर द वर्क, सब कुछ फिर से अनरावल कर गया। सीन इवनिंग टाइम पर शिफ्ट होता है। ऑफिस से निकलने ही वाला था शेंदाई कि जब उसके फोन पर एक कॉल आई। नंबर ग्रैंड माँ के नाम से था। कॉलर आईडी देखते ही दिल घबरा गया उसका, पर आवाज शनकिन मतलब उसके डैड की थी। उसने कहा, तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। और बिना 1 सेकेंड सोचे शेंदाई वहां दौड़ गया। 1 साल से ज्यादा हो गया था उन बाप और बेटे का सामना नहीं हुआ था, और जब हुआ
तो दोनों के बीच में सिर्फ एक साइलेंस था और एक गिल्ट। पर शेंडाई के पास टाइम नहीं था ब्लेम करने का। वो सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सब कामली बताया कि कीमोथेरेपी पहले वर्क कर रही थी, पर अब नए लेसन्स दिख रहे हैं और पेशेंट की एज भी 70 के ऊपर है, तो उनके लिए अब सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रखिए, बस एम अब उनका पेन कम करना है। डॉक्टर ने सब कुछ समझा दिया। सीधा नहीं बोला, पर मतलब सब समझ गए थे। शेंडाई के दिल में एक थकान थी, दर्द भी, पर शांति भी। उसने पहले ही कबूल कर लिया था, ये दिन कभी ना कभी तो आएगा ही। अगर ज़ुमोयो ने मदद ना की होती तो शायद दादी सर्जरी तक भी नहीं पहुंचती। डॉक्टर से बात करके जब दोनों बाहर आए, शेनकिन ने आंख पोंछते हुए कहा, अदाई, मैं क्या करूं अब? शेंडाई प्रैक्टिकल मोड में चला गया। बोला, डॉक्टर से कोऑपरेट करो। और उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चालू हो गया। कितना खर्चा होगा, कौन सा फंड विड्रॉ करेगा, इमरजेंसी रिजर्व कौन सा तोड़ना पड़ेगा, और अगर कुछ और बढ़ा तो शायद उसे घर भी बेचना पड़े। शेनकिन ने काफी लो वॉइस में बोला, मैं बहुत डर गया हूँ अदाई, तुम्हारी दादी का हाल हर दिन और खराब लगता है। शेंडाई ने बस ठंडे टोन में बोला, वो सालों से बीमार है, ये दिन तो आना ही था ना। उसने अपने डैड की तरफ देखा, एक बड़ी ठंडी और ठुकराने वाली नजर के साथ, और उसने मन में सोचा, क्यों दूसरे लोगों के डैड अपने बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं और मेरा सिर्फ अपने लिए सोचता है। अगर शेनकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता तो शायद ना दादा दादी की हेल्थ इतनी बिगड़ती और ना शेंडाई को वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही करनी पड़ती, ना उसका लाइफ इतना कॉम्प्रोमाइजिंग होता। अभी वार्ड के दरवाजे पे रुक गया शेंडाई। दादी बेड पर कमजोर पड़ी थी और वो बाहर से बस उन्हें देखता रहा। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल में तैयारी थी, पर आंखों में आंसू ही आ गए। शेनकिन ने धीरे से कहा, यहाँ बहुत भीड़ है अदाई, 6 लोग एक ही वार्ड में हैं, चलो सिंगल रूम ले लेते हैं ना। पर शेंडाई का प्रैक्टिकल दिमाग सोच रहा था, पर सिंगल रूम का मतलब हजारों का बिल, और अगर स्टे लंबा हुआ तो घर बिक जाएगा। और फिर शेनकिन ने उस लाइन के साथ सब कुछ तोड़ दिया। थोड़ा झिझकते हुए वो बोला, तुम जू फैमिली के लिए एक अल्फा पैदा कर चुके हो ना, इतना पैसा उनके लिए क्या कोई बड़ी बात है? शेंडाई का एक्सप्रेशन तुरंत टाइट हो गया। बोला, तुम्हें कैसे पता? शेनकिन ने आंखें चुरा ली, नर्वसली बोला, गैस कर लिया था, तुम 1 साल से गायब थे, टाइम भी मैच करता है, और जब तुमने दादी के लिए नैनी हायर की थी ना, तब सर्विलेंस देखा था मैंने। शेंडाई का दिल ही डूब गया, मतलब अब छुपाने का कोई फायदा ही नहीं था। पर अब उसके चेहरे पर एक गार्डेड एक्सप्रेशन आ गया, जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही हो। शेनकिन ने प्यार से बोला, अब तुझे भी समझ आएगा कि बाप होने का स्ट्रगल क्या होता है। शेंडाई का जवाब कोल्ड था। बोला, हाँ, मैंने भी वही डिसीजन लिया था, पर हम दोनों के रीजंस अलग थे। मैं अपने बच्चे के लिए पैसे मांगने नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे निकाल दिया जाए ना, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे उसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। सुनकर शेनकिन का चेहरा पहले सफेद पड़ गया, फिर लाल, फिर गुस्से में वो बोला, समझता क्या है तू अपने आप को? मुझसे ज्यादा बेटर है तू। तूने भी कुछ नहीं किया उस बच्चे के लिए। अगर ऐसा है तो तू मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है। गुस्सा शेंडाई की आंखों तक पहुंच गया था। उसके लिप्स कस गए, आंखें लाल पड़ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी नर्स अंदर आई और चिल्लाई, ये हॉस्पिटल है, बाहर जाके झगड़ा करो। शेंडाई ने उसके डैड की तरफ देखा भी नहीं, सीधा वार्ड के अंदर गया और दादी के बेडसाइड पर जाके बैठ गया। वो सो रही थीं। उनका हाथ पकड़कर वो बस चुप रहा, कुछ नहीं बोला। बस उसका दिल कह रहा था, दुनिया चाहे दादी कितनी भी बदल जाए, ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद शेनकिन भी अंदर आ गया और उसने धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो, तेरी दादी का इलाज ज्यादा जरूरी है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर मैं कुछ बेसिक खर्चे जरूर चला लूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए शायद मुश्किल हो। उसकी आवाज में गिल्ट था और बेचैनी भी। वो भी जानता था ये बात पैसों से ज्यादा जिम्मेदारी की थी। वार्ड में लोग इधर उधर आ जा रहे थे, कोई बातें कर रहा था, कोई बगल के बेड पर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे रो रहा था। शेंडाई ने
एक लंबी सांस ली और थककर बोला, वार्ड बदलो और एक डबल रूम ले लो पहले। उसके टोन में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक कोल्ड प्रैक्टिकलिटी थी। सीन शिफ्ट होता है ऑन द वे बैक पर। हॉस्पिटल से निकलते हुए उसके पैर उसे थोड़े कमजोर लग रहे थे। उसने अपने बैग से एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन निकाला और एक सिप में पूरा पी लिया। वो जानता था उसका हेल्थ एपिसोड आने वाला है। एक हफ्ते तक उसे अपना भूख लगेगी, ना थकान कम होगी। बस इसी लिक्विड से उसे अपने बॉडी को चलाना पड़ेगा। काम पे जाना, सब नॉर्मल दिखना और अंदर से टूटना, ये रूटीन बन गया था। उसके दिमाग में एक ही प्लान घूम रहा था। 2 दिन में वो क्यू को लेकर चेंगजी माई के घर चला जाएगा, दादी को मिलने का एक्सक्यूज बनाएगा और वहीं अपना ये साइकिल क्वाइटली निकाल लेगा। पर आज दादी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। टाइमिंग इतनी खराब थी कि एंजाइटी और बढ़ गई। रात के 9 बज चुके थे जब वो फाइनली जू के हाउस वापस आया। बीच में एक बार जुमोयू का कॉल आया था। शेंडाई ने बस ये बोला, दादी से मिलने गया हूँ, और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला, उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। जुमोयू लिविंग रूम में ही बैठा था, सोफे पे बुक हाथ में, बिल्कुल काम, जिसे किसी का इंतजार कर रहा हो। शेंडाई ने थोड़ा सर झुका लिया। थकान उसके हर गेस्चर में दिख रही थी। जुमोयू ने एक नजर उस पर डालते हुए बोला, क्यों सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करना। जुमोयू उसके पास आया और हल्की सी स्माइल के साथ उसके बाल पर हाथ रखा और सॉफ्ट कंसर्न टोन में बोला, तुम थके हुए लग रहे हो, दादी कैसी है? शेंडाई ने बस सिर हिला दिया, बोला ठीक है, और थोड़ा सा पलक झुकाकर बोला, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। वो क्यू को देखना चाहता था पर उसे जगाने की हिम्मत नहीं थी। अपने कमरे में आया, शॉवर लिया और सीधा बेड पर गिर गया, जैसे पूरे दिन उसके अंदर से एनर्जी निकल गई हो। थोड़ी देर बाद डोर खुला, जुमोयू अंदर आया और बेड के पास बैठ गया। उसने शेंडाई की पीठ को देखा और एक पल के लिए बस चुप रहा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। रोज एक ही बेड पर सोने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता था। बस एक छोटी सी स्पार्क की देर थी और सब कुछ टूट सकता था। उसने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल किया, अर्ज को सप्रेस किया और सॉफ्टली बोला, दादी कैसी हैं? शेंडाई ने धीरे से कहा, ठीक है। जुमोयू ने कहा, कुछ चाहिए हो तो बता देना। एक लंबे साइलेंस के बाद शेंडाई ने धीरे से कहा, अगले हफ्ते दादी का बर्थडे है, मैं क्यू को वहाँ ले जाना चाहता हूँ 2 दिन के लिए। वो उसे बहुत याद करती हैं। जुमोयू की नजर उसकी गर्दन पे गई, जहाँ उसका वो पैच रिमूवल स्कार था। उसकी आंखों में एक गहरा इमोशन था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट रही। बोला, ठीक है, मैं उनके लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करवा दूंगा। शेंडाई तुरंत पलटा, बोला, नहीं, जरूरत नहीं। उसका रिएक्शन थोड़ा ज्यादा फास्ट था। फिर तुरंत उसने अपने आप को संभाला, बोला थोड़ी काम और सॉफ्ट टोन में, मैं नहीं चाहता कि दादी को कुछ पता चले। मुझे नहीं चाहिए कि वो मेरी चिंता करें। जुमोयू ने सॉफ्ट साय किया और बस एक लाइन में सब कह दिया। बोला, उन्हें अगर ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ तो वो चिंता नहीं करेंगी। बेड साइड लैम्प की डल रोशनी में शेंडाई ने लो वॉइस में कहा, मैं उन्हें सब समझा दूंगा, जब वक्त सही होगा ना तब, पर अभी नहीं। जुमोयू ने बस एक छोटी सी पॉज के बाद कहा, ठीक है। शेंडाई ने फिर से अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली, एक वॉल जो दोनों के बीच में हर रात बनती और गिरती थी। जुमोयू ने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर एक इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन लेटर चमक रहा था। जुमोयू ने लाइटली कहा, बाई जिंगवान अगले हफ्ते एक्सचेंज मीटिंग में आएगा। ये एकेडमिक मीट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट था। रेयर अर्थ एसोसिएशन की एनुअल गैदरिंग और जू ग्रुप स्पॉन्सर था, इसीलिए जुमोयू के लिए अटेंड करना ऑब्वियस था। शेंडाई चुप रहा। उसके दिल में सिर्फ एक अनीस थी। बाई जिंगवान का नाम सुनते ही किसी पुराना जख्म धड़क गया हो। जुमोयू की आवाज थोड़ी स्टर्न हुई। वो जरा पॉजिटिव टोन में बोला, तुम्हें भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए, लेकिन याद रहे उससे प्राइवेट में मिलने की इजाजत नहीं है तुम्हें, न खाना न डिनर इनवाइट। और अगर उसने क्यू को देखने की बात की तो मना कर देना। शेंडाई ने दांत थोड़े कस लिए। ये आवाज सॉफ्ट थी लेकिन कंट्रोल से भरी हुई। जुमोयू ने बात कंटिन्यू की, कंट्रोलिंग हिज टोन,
बोला क्यों क्यों मुझे एक्सेप्ट कर रहा है अब, और जल्दी ही उसे बाई जिंगवान के फेरामोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, पर एक अल्फा के लिए तुम्हारा और उसका रिलेशन थोड़ा सस्पिशियस लगता है। फिर वो झुक गया और उसने शेंदाई के नेप के पास हल्का सा कंफर्टिंग टच दिया। जुमोयू जेंटल एक कमांडिंग टोन में बोला, बी गुड, प्रॉमिस मी। आवाज में सॉफ्टनेस थी, पर शेंदाई के स्पाइन में एक ठंडी सी गूंज उठी। शेंदाई स्टिफली बोला, समझ गया। वेडनेसडे को बाई जिंगवान और जाओदाई बीजिंग पहुंच गए थे। कॉन्फ्रेंस वीकेंड पे थी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। शेंदाई ने सोचा था थर्सडे डिनर पर मिल लेगा, पर क्यूक्यू की केयर का कोई अरेंजमेंट ही नहीं था, इसीलिए उसने डिसाइड किया चेंगजी माई के घर पे डिनर कर लेंगे। थर्सडे सुबह शेंदाई ने क्वाइटली अपना प्लान एक्टिवेट किया। उसने क्यूक्यू के नैनी बैग में इनहेबिटर्स, न्यूट्रिशन ट्यूब्स और उसकी साइकिल के लिए सारी जरूरी चीजें पैक कर दी। लीव भी मांग लिया था, अब सिर्फ टाइमिंग मैटर करती थी। अगर साइकिल डिले हो गया तो जुमोयू को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कॉट होने से बेहतर था बाद में सच बोलना। जुमोयू ने ड्राइवर वू को भेज दिया था उनके घर छोड़ने। रिफ्यूज करना इम्पॉसिबल था, तो शेंदाई पहले ग्रैंडमा के घर गया और ड्राइवर वू के जाने के बाद क्वाइटली उसने चेंगजी माई के घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ ली। चेंगजी माई के घर का स्पेयर की उसके पास ही था। घर में घुसते ही उसने क्यूक्यू को सेटल किया और खाना, वाइन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तब तक टाइम पास करते हुए अपने इनहेबिटर्स और न्यूट्रिएंट्स वाइल्स उसने फिर से काउंट किए, और फिर एकदम से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पैर कमजोर, पसीना छूटा, सांस थोड़ी फास्ट हो गई। ये सिर्फ एक सिग्नल था कि उसकी साइकिल अब दूर नहीं, एक दिन या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशंस अब ज्यादा इंटेंस होने लगा था। सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है। किचन में बीफ स्ट्यू बस रेडी ही होने वाला था। तभी डिंग डोंग, डोर बेल बजी। शेंदाई ने डोर खोला और सामने खड़े थे बाई जिंगवान और जाओदाई। दोनों के चेहरे पर वार्म सी स्माइल। एक पल के लिए तीनों रुक गए, क्योंकि ये सीन लैंचन में पहले भी बहुत बार हो चुका था। बस इस बार वक्त और दिल दोनों थोड़े बदल गए थे। बाई जिंगवान आज अलग ही लग रहा था। सूट पहना हुआ, हेयर भी प्रॉपरली सेट थे। एक काम स्ट्रेट फेस्ड हैंडसमनेस जो उसके यूजुअल स्टाइल से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में थी। पहले वो एक साइंटिस्ट जैसा लगता था जो कॉफी और रिसर्च पेपर में ही जीता था, पर आज जैसे अपने लिए नहीं, किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए वो रेडी हुआ हो। जाओदाई तो एक्साइटमेंट में चिल्ला गई, वाह टीचर शेन, लगता है हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना। शेंदाई हंसकर बोला, सिर्फ 1 महीना ही तो हुआ है, तुम तो थोड़ी पतली भी लग रही हो, लगता है डाइट प्लान काम कर गया तुम्हारा। जाओदाई हंसते हुए बोली, 6 कैटीज। हाँ, हमारा क्यूक्यू कहाँ है, देखना है कितना मोटा हुआ। शेंदाई ने पॉइंटिंग करते हुए कहा, गेस्ट बेडरूम के लेफ्ट साइड में, जाके खेलो उसके साथ। जाओदाई अंदर चली गई। रूम में अब सिर्फ शेंदाई और बाई जिंगवान बच गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ऑकवर्डली नजर हटा ली। शेंदाई पोलाइटली बोला, ब्रदर बाई अंदर आइए ना। बाई जिंगवान ने उसके हाथ में एक बैग दिया, बोला, लैंगटिंग से तुम्हारा फेवरेट खाना लाया हूँ। शेंदाई ने जैसे ही पैकिंग देखी, आंखें चमक उठी। बोला, ये तो वही सॉस डक है ना जो हम हमेशा नीचे वाले शॉप से लेते थे, तुम्हें याद था? बाई जिंगवान सॉफ्टली चकल करता हुआ बोला, कैसे याद नहीं होगा। दोनों के बीच एक छोटी सी पुरानी वार्मथ फिर से आ गई। एक पल के लिए लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल सा हो गया हो। जब शेंदाई ने उसका कोट हैंग किया, उसने टीज करते हुए कहा, आज तो सीनियर बाई बड़े हैंडसम लग रहे हैं। बाई जिंगवान थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए बोला, लंच मीटिंग थी, सूट पुराने इवेंट का ही है, और बाल, वेल, जाओदाई ने फोर्स किया था। ऑनेस्टली मुझे ऐसे कपड़े अनकंफर्टेबल लगते हैं। शेंदाई ने हंसी में बोला, तुम्हें तो बस लैब कोट में ही कंफर्ट मिलता है। फिर पूछा, क्यूक्यू से मिलना चाहोगे? बाई जिंगवान रुक गया, थोड़ा हेसिटेंट सा बोला, पहले तुमसे तो मिल लूं। वो लाइन बोलते ही हवा में कुछ बदल सा गया। शेंदाई को समझ आ गया बाई जिंगवान कुछ कहना चाहता है, तो उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो बैठो। बाई जिंगवान बैठा।
और एक जेंटल नजर से उसे देखता रहा। फिर सॉफ्टली बोला, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन अब बेटर लग रहा है, थोड़े हेल्दी भी हो गए हो। शेंदाई लाइट स्माइल के साथ बोला, क्यों को अब रात में नैनी संभालती है ना, तो नींद पूरी होती है और मैं टीचर के साथ वापस काम कर रहा हूँ। बाई जिंगवान थोड़ी झूठी स्माइल के साथ बोला, मुझे पता है, टीचर ने बताया था, तो ये सब तुम्हारे लिए सही चॉइस है। चॉइस? ये एक सिंपल वर्ड था, पर दोनों जानते थे इसका मतलब क्या है। वो जॉब का नहीं, जू मोयू के घर लौटने का सवाल था। शेंदाई ने डायरेक्टली बोला, पहले डिसाइड कर लिया था लैंचन में रहने का, पर अब ये मेरा चॉइस नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। बाई जिंगवान का चेहरा एक पल के लिए स्टिफ हुआ, फिर एंगर, हेल्पलेसनेस और पेन एक साथ उसके चेहरे पर उभर आए। बाई जिंगवान सॉफ्टली रिजाइन करते हुए बोला, समझता हूँ, आखिर तुम्हारा एक बच्चा भी है। शेंदाई ने अपनी उंगलियों को टाइटली प्रेस किया और बस इतना कहा, बस इतना बुरा लगा कि फिर से आपको मैंने डिसअपॉइंट कर दिया। बाई जिंगवान सैडली स्माइल करते हुए बोला, नहीं अदाई, ऐसा मत सोचो, कॉलेज से अब तक मैं तुम्हें हमेशा एडमायर करते रहा हूँ, बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। शेंदाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने सॉफ्टली ऐड किया, मैं एक बार क्यू को देख लेता हूँ। कहते हैं छोटे बच्चे पुरानी बातें याद नहीं रखते, पर क्यू ने सब याद रखा था। जैसे ही जाओ दाई ने उसे गोद में उठाया, वो इतना खुश हुआ कि हंसी से उसका छोटा सा मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। और जब बाई जिंगवान रूम में आया, उसके फेरामोन्स का वो फैमिलियर वाइट एल्म सेंट क्यू के लिए जैसे कंफर्ट ब्लैंकेट था। वो एक्साइटमेंट में बैबल करने लगा, छोटी छोटी आवाजें, छोटी मुस्कान, पूरा कमरा खुशी से भर गया। बाई जिंगवान ने जेंटली क्यू को जाओ दाई के हाथ से लिया और उसे गोद में लेकर पूरे कमरे में घूमता रहा। साइड में शेंदाई सिर्फ क्वाइटली देख रहा था, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। उसके मन में एक सोच आई, लैंचिंग के दिन उसके लिए सबसे मुश्किल थे, लेकिन वहाँ के लोग, उनकी मदद, उनकी दोस्ती उसे उस वक्त जिंदा रखे थी। पेन था, स्ट्रगल भी थी, पर दिल में शांति भी थी। आज के कॉन्ट्रास्ट में वो चाहता था काश वो वापस वहीं रह गया होता। जाओ दाई ने शेंदाई को बुलाते हुए कहा, टीचर शेन, डिनर रेडी हो गया क्या? मैं हेल्प कर दूं? शेंदाई स्माइलिंग लाइटली बोला, बस हो ही गया। जाओ दाई क्यूरियस होकर बोली, वैसे तुम्हारा हेल्थ साइकिल कब शुरू हो रहा है? डिसाइड हुआ क्या? अरे मुझे नहीं पता, मे बी कल या परसों। शेंदाई चकल करते हुए बोला, ये मेरे हाथ में थोड़े ही है। जाओ दाई थोड़ी सी परेशान सी हो गई, बोली, आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या? मैं कभी किसी ओमेगा के साथ नहीं रही उस टाइम। आप मुझे सिखाएंगे कैसे संभालते हैं, क्या सब कुछ करना होता है? शेंदाई ने सॉफ्ट चकल के साथ कहा, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे संभालो, बस क्यू का ख्याल रखना, मुझे अपना मैनेज करना आता है। फिर उसने पूछा, अगर मेरा साइकिल मीटी के टाइम आया तो क्या एक्सक्यूज सोच लिया है टीचर के लिए? जाओ दाई कॉन्फिडेंट होकर बोली, अरे बोल दूंगी कि तबीयत खराब है। शेंदाई सडनली थोड़ा गिल्टी सा फील करने लगा, बोला, तुम्हें इतनी दूर आना पड़ा और अब भी मेरी वजह से तुम्हें क्यू को भी देखना पड़ेगा। सॉरी। जाओ दाई प्लेफुल स्माइल के साथ बोली, क्या बात कर रहे हो, सैलरी तो ले रही हूँ ना, वैसे भी मुझे बच्चे पसंद हैं और क्यू तो मेरा फेवरेट है। शेंदाई सीरियस बट वार्म टोन में बोला, जब वक्त आए तो 2 चीजें याद रखना, पहला सीनियर भाई को मत बताना, दूसरा मुझे लेकर ज्यादा टेंशन भी मत लेना। थोड़ा कमजोर लग सकता हूँ, कभी कभी फेंट भी कर सकता हूँ, पर मैं इनहिबिटर ले लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ दाई थोड़ा सरप्राइज हो गई, बोली, इतना सीरियस होता है क्या साइकिल? शेंदाई क्वाइटली विद अ हिंट ऑफ पेन बोला, हाँ, स्पेशली जब पास कोई अल्फा नहीं होता। जाओ दाई माहौल को थोड़ा हल्का बनाते हुए बोली, ठीक है, मैं पहले से होमवर्क कर लूंगी। शेंदाई हल्की सी स्माइल के साथ बोला, बस क्यू का ख्याल रखना, मुझे छोड़ो। डिनर के दौरान सब लोग मिलकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद चेंगजी माई भी आ गई और फिर टेबल पर छाई वो पुरानी दोस्तों वाली एनर्जी। उन्होंने कॉलेज के दिन याद किए जब बाई जिंगवान डिपार्टमेंट का मेल गॉड था,
टॉल, हैंडसम और सबसे ज्यादा ब्रिलियंट। उसके ग्रेड्स टॉप, रिसर्च आउटस्टैंडिंग और एटीट्यूड हम्बल, एक परफेक्ट मिक्स था। लेकिन जिंदगी हर किसी के लिए अलग लिखी जाती है ना। बाइजिंग-वन ने कैपिटल छोड़कर लैंचेंग जाके नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो डिसीजन जो उस वक्त रिस्की लगता था अब एक सक्सेस स्टोरी बन गया था। शेंदाई उसे देखता रहा। दिल में एडमायरेशन थी और थोड़ी पुरानी यादें भी। कभी उसके दिल में बाइजिंग-वन के लिए एक सॉफ्ट अफेक्शन भी था, पर वो कभी कह नहीं सका। वो मानता था उसका टैलेंट शायद उससे थोड़ा कम था, लेकिन अनरीचेबल नहीं। वो भी उसने सोचा था कि मैं भी मेहनत से अपना एक रास्ता बना सकता हूँ। कॉलेज के 1 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट साथ किए थे, तब भी थोड़ा दिल लग गया था बाइजिंग-वन पे। मे बी चेंगजिमाई को भी हुआ था, पर कोई कबूल थोड़ी ही करता है। तब बाइजिंग-वन एक बीटा बॉयफ्रेंड के साथ था और बाद में शेंदाई की लाइफ एकदम हिल गई ड्यू टू हिज पर्सनल ट्रेजेडी। और आज इतने साल बाद ये तीनों जो कभी एक लैब शेयर करते थे, फिर से आज एक टेबल पर थे। किसी ने सफलता पाई, किसी ने स्टेबिलिटी, किसी ने बस सर्वाइवल, पर सब अपनी अपनी कहानियों के साथ एक ही रात, एक ही मुस्कान शेयर कर रहे थे। रात देर तक बातें होती रहीं और जब सब चले गए, शेंदाई ने शॉवर लिया और सीधा बेड पर गिर गया। डिनर के वक्त उसने एक्ट करते हुए थोड़ा सा मीट भी खाया था ताकि बाइजिंग-वन को शक ना हो, लेकिन अब उसका स्टमक फिर से थोड़ा सा अपसेट फील हो रहा था। सोने से पहले शेंदाई ने अपना म्यूटेड फोन उठाया। स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहे थे ज़ुमोयू के मिस्ड कॉल्स और कुछ अनरीड वीचैट मैसेजेस भी। पहले मैसेज में पूछा गया था, क्या कर रहे हो, क्यों कैसा है, और दादी। और सबसे नया मैसेज जो 1 घंटे पहले भेजा गया था, वो सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर फोन नहीं उठाया ना या रिप्लाई नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं खुद आ जाऊंगा। शेंदाई ने तुरंत रिप्लाई लिखा, सब ठीक है। स्क्रीन पर लिखा दिख रहा था, टाइपिंग। लंबे वक्त तक डॉट्स यूं ही ब्लिंक करते रहे, फिर रुक गए, फिर दोबारा शुरू हुए और आखिर में सिर्फ एक लाइन आई, जल्दी सो जाओ। शेंदाई ने सिर्फ एक छोटा सा गुड लिखकर फोन साइड में रखा, लेकिन दिल अंदर से रेस्टलेस था, बहुत ज्यादा। बहुत कुछ था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। ज़ुमोयू का ऑब्सेशन, अपनी बेचैनी और वो खामोश डर जो हर बार उसके साथ रहता था। उसने लाइट बंद की, बेड साइड ड्रॉअर खोला और अंधेरे में इनहेबिटर ढूंढा। फिर उसे टाइटली पकड़कर आंखें बंद कर ली, पर नींद कहाँ आ रही थी, बस फोर्स नमनेस महसूस हुई। सीन शिफ्ट होता है अगली आफ्टरनून पर। दूसरे दिन दोपहर तक सब नॉर्मल लग रहा था, फिर अचानक उसका बॉडी रिएक्ट करने लगा, एक फैमिलियर सेंसेशन जो धीरे धीरे बढ़ता गया। वो समझ गया कि उसका साइकिल शुरू हो गया है। उसने एक ट्यूब इनहिबिटर ली। नॉर्मली एक डोज काफी होता है, लेकिन अगर 4-5 घंटे में कुछ फर्क नहीं पड़ता तो दूसरी लेनी पड़ती है। पर इनहिबिटर बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, तो केयरफुली मैनेज करना पड़ता है। अब वो पसीने से भीग गया था, हाथ पैर कमजोर और सर में चक्कर फील हो रहे थे। पहले वो क्यूक्यू के कमरे में गया, देखा बच्चा चैन से सो रहा है। फिर उसने क्वाइटली मैसेज भेजा ज़ाओदाई को, लेकिन सेंट इम्बैलेंस के फ्लक्चुएशन में क्यूक्यू ने अपनी नींद में कुछ महसूस किया। वो भी थोड़ा हिलने लगा। शेंदाई तुरंत उसके डिस्टर्ब होने से पहले गेस्ट रूम में चला गया और अंदर से डोर लॉक कर दिया। हार्ट रेट स्पाइक होने लगी, ब्रीदिंग हैवी और हीट लाइक डिस्कम्फर्ट वो महसूस कर रहा था। वो ब्लैंकेट के अंदर लिपट गया, जैसे अपने अंदर के अनरेस्ट को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। 30 मिनट बाद ज़ाओदाई आ गई। उसने डोर खोला और देखा शेंदाई बेड पर सिमटा हुआ पड़ा है, पूरे पसीने में भीगा हुआ। ज़ाओदाई ने चिंता करते हुए पूछा, टीचर शेन, आप ठीक हो ना? शेंदाई की आवाज ट्रेम्बल कर रही थी। बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्लियरली वो ठीक नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, सांस तेज, धड़कन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। बॉडी में एक अनयूजुअल वार्म थी, जिसे हर नर्व अलर्ट हो गई हो। वो ब्लैंकेट में सिमट गया, अपनी हालत पे कंट्रोल पाने की कोशिश करता हुआ। उसे पता था इनहिबिटर का इफेक्ट आने में वक्त लगता है। अगर पहला काम न करे तो दूसरा डोज भी लेना पड़ता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा मुश्किल। शायद इसीलिए क्योंकि 1 साल से सब कुछ दबा हुआ था और अब सब एक साथ उभर रहा था।
जाओ दाई धीरे से बेड के दूसरे साइड गई और देखा शेंडाई का फेस पूरा पिंक हुआ पड़ा था, ब्रीदिंग अनइवन और बाल पसीने से चिपक गए थे। वो घबरा गई, थोड़ी शेकन सी बोली, मिस्टर शेन, ये तो बिल्कुल हाई फीवर जैसा लग रहा है। उस मोमेंट में शेंडाई को शर्म या डर का कोई फर्क नहीं पड़ा, बस एक ही कंसर्न था। वो हॉर्स वॉइस में बोला, मैं ठीक हो जाऊंगा, दाई तुम बस क्यू का ख्याल रखना प्लीज। जाओ दाई थोड़ा पैनिक होते हुए बोली, नहीं मिस्टर शेन, आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं ना। लेकिन शेंडाई ने बस अपना फेस क्विल्ट के अंदर छुपा लिया और कुछ नहीं बोला। रूम में सिर्फ उसकी अनइवन ब्रीदिंग थी और हवा में एक फेंट सा सेंट का ट्रेस फैल रहा था जो धीरे धीरे अनस्टेबल हो रहा था। बेड पे पड़ा शेंडाई अब कंट्रोल में नहीं था। कभी इतना ठंडा महसूस होता कि वो पूरी तरह ब्लैंकेट में लिपट जाता और कभी बॉडी में हीट वेव सी फैल जाती। उसने अपने फेस को छुआ, स्किन गर्म थी जैसे अंदर से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चल रहा हो। फोरहेड टाइट था और दिमाग में एक डल सा दर्द, रीजंस धुंधले पड़ते जा रहे थे। उसने बेड से उठने की कोशिश की, थोड़ा बेटर फील करने के लिए बाथरूम गया और क्वाइटली एक मोमेंट लेके बैठा, खुद को शांत करने की कोशिश करता हुआ। लेकिन उसके इमोशंस और फिजिकल रिएक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सिर्फ थोड़ा सा रिलीफ मिला। अंदर की टेंशन और रेस्टलेसनेस अब भी बिल्टअप हो रही थी। रिलीफ के बाद भी उसे महसूस हुआ कि ये इम्बैलेंस बहुत इंटेंस है और कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा था। तो वो वापस बेड के पास गया, पर जैसे ही झुककर उसने ड्रॉर खोलने की कोशिश की, पर वो अपना बैलेंस ही लूज कर बैठा और एकदम से गिर पड़ा। एक जोर का धाड़ हुआ, उसका फोरहेड टेबल से टकरा गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। वो वहीं बेड के पास ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें जाओ दाई की आवाज से खुली। वो पैनिक थी, बोली, टीचर शेन, आप तो बेहोश हो गए थे, कैसी तबीयत है? वो वीक वॉइस में बोला, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ दाई ने उसे सपोर्ट करके बेड पर लिटा दिया। उसका टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा था और बॉडी थक चुकी थी। जाओ दाई ने तुरंत एक और इनहिबिटर दिया और शेंडाई ने दोबारा ट्राई किया काम डाउन करने का। जाओ दाई ने वरीड होते हुए पूछा, इनहिबिटर काम नहीं कर रहा क्या? उसने तुरंत नया पैकेट खोला और शेंडाई के हाथ में दिया। उसने मुश्किल से वो डोज लिया और दोबारा खुद को क्विल्ट में लपेट लिया। जाओ दाई बहुत डरी हुई थी। उसने पूछा, सर, आपके फोरहेड पे तो बम्प है, आप गिर गए थे क्या? शेंडाई ने वीक विस्पर में कहा, कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। जब जाओ दाई ने उसका फोरहेड छुआ तो फिर पैनिक करती हुई बोली, टीचर शेन, आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। उसने कभी किसी ओमेगा के साथ ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया था, पर उसके सामने जो हो रहा था वो एक डेंजरस फीवर जैसा लग रहा था। शेंडाई ने उसे रीअश्योर कराया कि इनहिबिटर कुछ देर में जरूर असर करेगा। उसकी आवाज में सिर्फ हवा थी, शब्द नहीं। जाओ दाई ने फिर पूछा, सर, मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लाऊं क्या? शेंडाई ने फेंट सी आवाज में रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से कहा, खा चुका हूँ, पर हर 5-6 घंटे। पर जाओ दाई समझ गई, सॉफ्टली बोली, ठीक है, मैं टाइम देख लूंगी। वो बेड के पास ही खड़ी थी और देखती रही शेंडाई को, जिसकी बॉडी अब बिल्कुल पावरलेस लग रही थी। स्वेट ने उसकी स्किन पर एक शीन छोड़ी थी और उसकी सांस हैवी और इर्रेगुलर थी। उसके एक्सपीरियंस में ये सब नॉर्मल नहीं था। उसे लग रहा था कुछ बहुत गलत है। फिर एक और वेव आई, फीवर की, वीकनेस की, जिसमें शेंडाई का पूरा जिस्म एक सेकंड के लिए कांप उठा। शेंडाई ने वीकली कहा, जाओ दाई, बाहर जाओ प्लीज। वो अपने अंदर के चाहों से लड़ रहा था और नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। जाओ दाई स्टैमरिंग करती हुई बोली, ओ ठीक है। वो तुरंत बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। लिविंग रूम में जाओ दाई क्यू के क्रैडल के पास बैठकर उसने फोन उठाया और ओमेगा हेल्थ साइकिल्स के बारे में सर्च करने लगी। स्क्रीन पर लिखा था, पोस्टपार्टम साइकिल्स आर ऑफन अनस्टेबल एंड मोर पेनफुल। उसका तो दिल ही घबरा गया। 1 घंटा बीत गया। वो रेफ्रिजरेटर से न्यूट्रिशन जेल लेकर आई और शेंडाई के रूम में गई। बेड के पास पहुंचते ही उसने देखा कि शेंडाई दोबारा बेहोश था, पसीने से भीगा हुआ। जाओ दाई ने उसका शोल्डर हिलाकर जगाया और किसी तरह उसे वो न्यूट्रिशन ट्यूब खिलाई। शेंडाई ने आंखें आधी खोली
और उसकी तरफ देखा। धुंधली नजर और अधूरा होश। जाओ दाई शेंदाई को ऐसे देखकर और पैनिक हो गई। बोली, टीचर शेन, प्लीज हॉस्पिटल चलते हैं ना, मुझे डर लग रहा है। शेंदाई स्लोली सर हिलाता है, एज इफ कह रहा हो नहीं। तभी लिविंग रूम में फोन बज उठा। जाओ दाई ने एक पल के लिए शेंदाई को देखा, फिर फोन लेने गई। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल फ्रॉम बाई जिंगवान। जाओ दाई ने गहरी सांस ली और फोन कनेक्ट किया। बोली, हेलो टीचर। फोन की दूसरे साइड से आई एक कंपोज्ड काम आवाज बाई जिंगवान की। उसकी टोन में एक नेचुरल अथॉरिटी थी। पीछे से मीटिंग का शोर भी सुनाई दे रहा था, पर उसकी आवाज फिर भी क्लियर और डीप थी। बाई जिंगवान बोला, जाओ दाई, मीटिंग खत्म हो गई, अब कैसा फील कर रही हो, क्या दवाई चाहिए? जाओ दाई ट्राइंग टू साउंड नॉर्मल बोली, ओह मैं ठीक हूँ टीचर, शायद कुछ गलत खा लिया था, बस थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। बाई जिंगवान जेंटल बट फर्म टोन में बोला, ठीक है, रात को कुछ हल्का खा लेना, दही या योगर्ट पेट के लिए अच्छा रहता है। और तभी एक छोटे क्यूक्यू की चीख ने दोनों तरफ की साइलेंस को तोड़ दिया। क्यूक्यू ने जोर से चिल्लाया, फिर हल्की सी ग्रोनिंग वाली क्राई में बदल गया। बाई जिंगवान थोड़ा सस्पिशियस हो गया। उसने पूछा, ये क्यूक्यू था क्या? जाओ दाई की हालत ही टाइट हो गई, पर वो कुछ नहीं बोली। बाई जिंगवान ने फ्रॉन करते हुए फिर पूछा, तुम शेंदाई के साथ हो? क्या वो तुम्हारे होटल में है या? एक छोटी सी पॉज के बाद फिर उसने सीधा पूछा, जाओ दाई, अगर तुम्हें छुट्टी लेनी है तो डायरेक्टली बोलो ना, इतना कवर अप करने की जरूरत नहीं है। फाइनली जाओ दाई का कंपोजर टूट गया। वो अपनी ट्रेमलिंग होती वॉइस में बोली, आई एम सॉरी टीचर, एक्चुअली टीचर शेन, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे क्यूक्यू का ध्यान रखने को कहा और बोला किसी को मत बताना, पर उन्हें हाई फीवर है। वो तो 2 बार बेहोश भी हो चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है टीचर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बाई जिंगवान ने उसे रीअश्योर करते हुए कहा, जाओ दाई, डीप ब्रेथ लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ, तुम लोग कहाँ हो अभी? उसकी काम वॉइस ने जाओ दाई के टेंशन फिल्ड दिल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ डाला। फिर वो बोली, टीचर चेंग के घर पर। बाई जिंगवान बोला, ठीक है, डरो मत, शेंदाई और क्यूक्यू दोनों पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ अभी। किसी ने सोचा भी नहीं था, सिर्फ 20 मिनट में बाई जिंगवान पहुंच गया। फेस मास्क पहना हुआ, आइसोलेशन मास्क सेंट फिल्टर वाला, जो 80 to 90% तक सेंट फिल्टर कर लेता है, पर इस समय शायद वो सिर्फ 40 या 50% तक ही काम करे। फिर भी कुछ ना होने से तो बेहतर ही था। जाओ दाई ने वरी दिखाते हुए पूछा, टीचर, क्या आपका अंदर जाना सेफ है? बाई जिंगवान लो और स्टेडी वॉइस में बोला, डोंट वरी, मुझे अपने कंट्रोल पर भरोसा है। वो बात करने के बावजूद बाई जिंगवान के सेंसेस में ऑलरेडी वो सेंट की महक घुस चुकी थी, सॉफ्ट, इंटॉक्सिकेटिंग और डेंजरसली स्वीट। जाओ दाई अभी भी डरी हुई थी। टीचर शेन कह रहे थे कि सब नॉर्मल है, पर मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो बहुत कमजोर लग रहे हैं, फीवर कंट्रोल भी नहीं हो रहा। बाई जिंगवान गेस्ट रूम के पास गया, एक पल रुककर अपनी ब्रीदिंग स्टेडी की और दरवाजा खोल दिया। गेस्ट रूम का दरवाजा जैसे ही खुला, एक स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजिंग फ्लोरल फ्रेग्रेंस हवा में फैल गया। बाई जिंगवान का बॉडी टेम्परेचर सडनली स्पाइक कर गया। वो एक सेकंड के लिए स्टन रह गया, पर फिर उसने अपने फिस्ट टाइट करके कंट्रोल बना के अंदर कदम रखा। शेंदाई अभी भी बिस्तर पर था, थोड़ा बेटर लग रहा था आफ्टर टेकिंग द सप्लीमेंट, पर फिर से रेस्टलेसनेस शुरू हो गई थी। बटन्स थोड़े से खुले थे, फॉरहेड से पसीना टपक रहा था। इनहेबिटर का इफेक्ट आया था, पर बॉडी अभी भी रेस्ट नहीं ले पा रही थी। उसकी हालत देखकर बाई जिंगवान के दिल में एक चुभन सी हुई। तभी एक हल्का सा वार्म फेरामोन उस थिक फ्रेगनेंस के बीच से निकलकर सीधा शेंदाई तक पहुंचा। वो सेंट फैमिलियर था, काम, रिअश्योरिंग, वुडी, व्हाइट एल्म का सेंट। और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने डोर की तरफ देखा। डिम लाइट में एक जाना पहचाना सिल्हूएट दिखा, बाई जिंगवान का। शेंदाई की आंखों में दर्द था, पर साथ में रिलीफ और येनिंग भी। वो सॉफ्टली बोला, सीनियर ब्रदर, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए ना,
बाई जिंगवान ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसके फेस पे एक वॉर चल रहा था। एक तरफ कामनेस और दूसरी तरफ वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन जो उस सेंट ने जगाया था। उसके वेन्स टेंस हो गए, आंखें लाल पड़ गई और जॉलाइन टाइट हो गई, पर फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। शेंदाई फिर भी अंदर से टूटा जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। माइंड कह रहा था दूर जाओ, पर दिल बिल्कुल उल्टा। उसके अंदर दो फोर्सेस लड़ रहे थे, एक तरफ थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल और दूसरी तरफ वो ओवरवेलमिंग इमोशन जो उसे अपने ही कंट्रोल के खिलाफ खींच रहा था। इनहेबिटर ने अभी तक उसका होश संभाल रखा था, वरना सब कुछ और मुश्किल हो जाता। बाई जिंगवान ने उसे संभालने की कोशिश की, पर उस मोमेंट में उसका भी पेशेंस टूट गया। उसने शेंदाई को होल्ड करके साइड में किया और शेंदाई के मुंह से निकल गया, नो सीनियर, डोंट। दरवाजे के पास खड़ी जाओ दाई पेट्रिफाइड थी। फोन गिरते गिरते बचा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। बाई जिंगवान ने अपने टेम्पल्स को जोर से प्रेस किया, जैसे पेन से खुद को होश में लाना चाहता हो। उसने शेंदाई के शोल्डर को होल्ड किया और धीरे से उसके स्टेबलाइजिंग पैच को चेक किया, और जैसे ही वो पैच हटा, बाई जिंगवान थम गया। उसने वहां देखा शेंदाई के नेक के पास ओल्ड स्कार्स थे, जैसे किसी ने कभी उसे डीपली हर्ट किया हो। एक सेकंड के लिए बाई जिंगवान बिल्कुल स्टन रह गया। शेंदाई के आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने वीक वॉइस में कहा, सीनियर ब्रदर प्लीज हेल्प मी। वो कह रहा था, पर उसकी वॉइस प्योर पेन और कंफ्यूजन से भरी थी। बाई जिंगवान ने उस मोमेंट में उसका दर्द महसूस किया। उसने उसके सर पर अपना हाथ रखा और धीरे से रब किया, जैसे वो किसी बच्चे को शांत कर रहा हो, और हल्की सी आवाज में बोला, अदाई डरो मत, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगा। उसकी कामिंग फेरामोन प्रेजेंस धीरे धीरे हवा में फैल गई, वार्म काम, जैसे स्टॉर्म के बीच में थोड़ी शांति। शेंदाई की सांस अब भी हैवी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी थोड़ा काम होने लगी। पर उस शांति के साथ ही पुरानी यादें फ्लड कर गईं। खुशी, दर्द, प्यार, नफरत, सब एक साथ। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शेंदाई रोती हुई आवाज में बोला, प्लीज इसे रोको ना सीनियर ब्रदर। जाओ दाई ने डोर के बाहर अपने आप को संभाला। उसके अंदर रिलीफ भी था कि उनके टीचर ने अपना होश नहीं खोया। पर तभी धार 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 एक जोर की नॉक पूरे घर में गूंज गई, और उसके बाद आई एक आवाज, डीप, फ्यूरियस और फुल ऑफ कंट्रोल ब्रेकिंग एंगर के साथ। एक फ्यूरियस रोर, दरवाजा खोलो। जाओ दाई का दिल एकदम से कस गया। वो आवाज कहीं सुनी हुई लग रही थी, पर याद नहीं आ रही थी। बस इतना महसूस हुआ कि उस आवाज में बहुत गुस्सा था और डेंजर का क्लियर सिग्नल भी। उसने दरवाजा खोलने का सोचा भी नहीं, बस धीरे से बिना आवाज के वो कैट लाइक स्टेप्स में पीप होल के पास गई और पीप होल से बाहर झांक कर देखा। कर्व्ड ग्लास से वो दिखता चेहरा थोड़ा डिस्टॉर्टेड, थोड़ा ब्लर्ड था, लेकिन उस हैंडसम फेस पे लिखा हुआ अनॉयंस सीधा उसके अंदर तक चुभ गया। और जैसे ही उसने देखा कि कौन था, उसके तो सारे बाल ही खड़े हो गए। जुमोयू, ग्रुप का बिग बॉस, कंपनी का टॉप अल्फा, और अब वो उसके सामने था, एक दरवाजे के उस पार। जुमोयू ने महसूस कर लिया था कि अंदर कोई है। हवा में बीटा सेंट था। उसने पीप होल की तरफ सीधा देखा और बोला, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में कोई चिल्लाहट नहीं थी, सिर्फ एक काम हैवी थ्रेट था, एक अल्फा का प्रेशर जो बिना टच किए अंदर तक घुस जाता है। जाओ दाई का पैनिक और बढ़ गया। बाई जिंगवान अभी अवेलेबल नहीं थे और अंदर गेस्ट रूम में शेंदाई भी था। उसके दिमाग में बस फ्लैशबैक चालू हो गया। शेंदाई, क्यू, बाई जिंगवान और अब जुमोयू भी। उनका रिलेशन, उनकी कहानी सिर्फ गॉसिप और गैसेस में सुनी थी। वो सब इतना जानती थी कि अगर ये डोर अब खुल गया तो डिजास्टर तो श्योर है। अल्फा लोग ऑलरेडी अग्रेसिव होते हैं और ये तो टॉप टायर अल्फा है। अगर अंदर आए तो चाहे लव्स हो या फेरोमोन्स, सब कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा। पर समस्या ये थी कि टॉप अल्फा के सामने ये आम सिविलियन ग्रेड डोर सिर्फ एक पतली शीट थी, एक पुश और सब खत्म। जुमोयू की पेशेंस क्लियरली बाहर खत्म हो रही थी। उसकी आवाज अब हैवी हो गई। बोला, प्लीज ओपन द डोर।
मैं शेंदाई को लेने आया हूँ। एक पॉज हुआ, फिर टोन में थ्रेट था। ये मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है। जाओ दाई की आंखों में आंसू भर आए। वो सच में रो देने वाली थी जब पीछे से एक और आवाज आई। तभी बाई जिंगवान फाइनली बाहर आया। फेस पेल था, आंखें लाल, बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल काम। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर जाओ दाई को धीरे से बोला, खोल दो दरवाजा। जाओ दाई कांपती हुई आवाज में बोली, पर टीचर। बाई जिंगवान ने सॉफ्टली रिप्लाई दिया, इट्स ओके, तुम क्यू का ख्याल रखना। उसके वर्ड्स में एक एक्सेप्टेंस था, जैसे वो जानता था अंदर से स्टॉर्म अब रोकना मुश्किल है। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था जू मोयू, एक शियर प्रेजेंस के साथ, इतना टॉल, इतना कोल्ड कि जाओ दाई अपने आप में सिमट गई। वो स्टैमर करती हुई बोली, मिस्टर जू। जू मोयू बिना एक शब्द कहे अंदर चला गया। एफिफिलियम फेरामोन की फ्रेगनेंस सीधा उसके सेंसेस को हिट कर गई। वो रुक गया, स्टन्ड। ये सिचुएशन उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा खराब थी। शेंदाई और बाई जिंगवान एक घर में। उसने एक सेकंड में सब समझ लिया। शेंदाई का फीवर, बाई जिंगवान का प्रेजेंस और वो झूठ जो उसने बर्थडे का बहाना बोला था। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। उस दिन शेंदाई ने कहा था, मैं क्यू को नानी के बर्थडे पे ले जा रहा हूँ, और उसने तभी पहचान लिया था कि ये झूठ है। ग्रैंडमा की रिपोर्ट, बर्थडे का डेट, सब उसके दिमाग में पहले से ही प्रिंट था। पर वो चुप रहा, सोचा थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। पर उसने फिर सुना शेंदाई क्यू को चेंगजिमाई के घर ले गया है और बाई जिंगवान भी आया था। वार्निंग के बावजूद वो ऑलरेडी फ्यूरियस था, पर रीजन ने उसे रोका। पर जब उसने सुना कि बाई जिंगवान दोबारा अकेले आया है तो सब कुछ टूट गया अंदर से। आज वो इम्पोर्टेंट डिनर छोड़ के सीधा यहाँ आया था, और जब इस कमरे में जो दिख रहा था वो उसके हर डाउट को एम्पलीफाई कर रहा था। घर के अंदर फेरामॉन्स घुल चुके थे, 2 टॉप टायर अल्फाज फेस टू फेस। अब रूम में दोनों अल्फाज एक दूसरे के सामने खड़े थे, आंखों में साइलेंट वॉर चल रही थी। उनके बीच की हवा इतनी थिक थी जैसे जरा सी स्पार्क लगे और सब कुछ जल जाए। तभी रोने की आवाज आई। जाओ दाई ने तुरंत फील कर लिया, एयर हैवी हो गई थी। क्यू ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों अल्फाज जैसे दुनिया की बाकी आवाज उनके लिए खत्म हो गई हो, सिर्फ एक दूसरे के फेरामॉन्स ट्रैक कर रहे थे। ईच मसल, ईच ब्रेथ एक साइलेंट बैटलफील्ड बन गया था। तब जू मोयू ने फाइनली कंट्रोल पकड़ा और एक अथॉरिटिव बट फर्म वॉइस में बोला, प्रोफेसर बाई प्लीज लीव। शब्द पोलाइट थे, पर टोन में अथॉरिटी और वार्निंग दोनों थी। बाई जिंगवान के लिए ये कहना आसान होता कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन शेंदाई को इस हालत में छोड़ देना, ये उसके लाइफ के प्रिंसिपल के खिलाफ था। उसने अपनी काम और स्टडी वॉइस में कहा, मिस्टर जू, आई थिंक हमें सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जू मोयू के एक्सप्रेशन और ज्यादा डार्क हो गए। उसने आंखों में आग भर के पूछा, तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रहे हो? बाई जिंगवान ने कामली जवाब दिया, शेंदाई यहाँ इसीलिए है क्योंकि वो चाहता था कि आप नाराज ना हो। अब आप उसकी विश का रिस्पेक्ट कीजिए। जू मोयू का पेशेंस टूट गया। वो गुस्से में स्नैप करता हुआ बोला, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाई जिंगवान ने ट्रुथफुली कहा, मुझे लगा उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए आया। बस ये सुनना था कि जू मोयू का पेशेंस बिल्कुल एंड पे पहुंच गया। उसका बस चलता तो बाई जिंगवान से एक और शब्द भी नहीं सुनता। जू मोयू एंग्रीली गेस्ट बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। बाई जिंगवान ने बीच में आके उसे रोकने की कोशिश की, पर जू मोयू की अल्फा एनर्जी एकदम से रिलीज हो गई, जैसे हवा में अचानक एक इनविजिबल प्रेशर फैल गया हो। बाई जिंगवान लिटरली 3 कदम पीछे चला गया। फेस पे से ब्लड ड्रेन हो गया, सांस रुक गई जैसे, और फिर जैसे एक सेकंड में वो ओवरपावरिंग एनर्जी वापस कंट्रोल में आ गई। टॉप अल्फा के अपने फेरामॉन फील्ड को लिमिट तक खींच कर रोक लिया, पर उसका इफेक्ट फिर भी पूरे एरिया में महसूस हुआ। क्यू के रूप में वो इम्पैक्ट स्क्रीम बन गया। बेबी का क्राई अब एक हॉर्स स्क्रीम में बदल गया। जू मोयू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस एक लाइन बोली, वॉइस में गिल्ट और ऑर्डर दोनों था। बोला, टेक द चाइल्ड आउट। जाओ दाई, जो अब तक कॉर्नर में सिकड़ी हुई थी, तुरंत भाग कर आई।
उसने क्यूक्यू को स्टॉलर में डाला और बिना पीछे देखे घर के बाहर निकल गई। एफी फिल्म की फ्रैग्रेंस उसे गाइड कर रही थी और फाइनली जू मोयू ने गेस्ट बेडरूम का डोर खोला और अंदर एक ब्रेथ टेकिंग सीन था। बेड पर शेंदाई बेहोश पड़ा था, चेहरा पेल, सांस अनइवन, पर वो सरप्राइजिंगली काम लग रहा था। उसके नेक के पास एक छोटा सा स्टेबलाइजिंग पैच था जहां से एक फेमिलियर फ्रैग्रेंस निकल रही थी, व्हाइट एल्म की। एक पल के लिए जू मोयू का वर्ल्ड जैसे रुक गया। उसके दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से कुछ चीर दिया हो। उसके लिए दुनिया ब्लर हो गई, सोचना, सांस लेना सब इम्पॉसिबल। बस एक रियलाइजेशन था, किसी और ने उसके सबसे करीबी इंसान को छुआ था। पीछे हल्की फुटस्टेप्स थी और जू मोयू ने पलटकर देखा। एक सेकंड के अंदर ही वो अपना गुस्से पर कंट्रोल खो बैठा। उसने बाई जिंगवान का कॉलर दोनों हाथों से पकड़ा और गुस्से से बोला, तुमने उसके साथ बाउंड्री क्रॉस की? हाउ डेयर यू डू दैट? बाई जिंगवान ने बैरली सांस लेते हुए कहा, वो सिर्फ एक टेम्पररी स्टेबलाइजिंग पैच था। जू मोयू जानता था वो सब टेम्पररी है, 7 दिन में असर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो भी बिट्रेयल से कम नहीं था। वो जेलसी से लिटरली एक्सप्लोड कर रहा था। जू मोयू गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ही इज माइन, ही बिलोंग्स टू मी। उस पल उसके अंदर एक अनकंट्रोलेबल एंगर जाग गया। वो चाहता था सामने वाले इंसान को मिटा दे, पर शेंदाई अभी भी उस कमरे में था और वो एक थिन लाइन पे बैलेंस कर रहा था बिटवीन जेलेसी और सैनिटी। बाई जिंगवान ने आंखों में इंटेंस स्टेयर के साथ कहा, रियली? तुम्हारा क्लेम? क्या वो तुम्हारा है? क्या तुमने उस पर अपनी सील लगाई थी? जू मोयू एक सेकंड के लिए शॉक हो गया। इस एक सेंटेंस ने उसके सारे गिल्ट, सारी दर्द, सारी यादें एक साथ जगा दी थी। बाई जिंगवान बोला, तुम्हें याद है ना तुमने क्या किया था? ये वर्ड्स जू मोयू के लिए एक डैगर थे। उसका ग्रिप फ्रीज हो गया। उस एक सेकंड का हेसिटेशन बाई जिंगवान ने मौका पकड़ लिया। उसने अपनी एनर्जी रिलीज की और जू मोयू को पूरा पुश करके वॉल से टकरा दिया। दोनों के बीच अब एक इनविजिबल प्रेशर कोलाइड कर रहा था, हैवी, टेंस और डेंजरस। इसी कन्फ्रंटेशन के बीच अंदर बेड पर शेंदाई ने आंखें खोली। ब्लरी विजन में देखा 2 अल्फाज कॉरिडोर के अंदर वॉल के अगेंस्ट खड़े और उनके बीच की हवा एक स्टॉर्म बन गई थी। उसका दिमाग कंफ्यूज था, पर दिल सिर्फ एक इमोशन फील कर रहा था, डर। और उस मोमेंट में जू मोयू का गुस्सा जैसे हल्की सी चिंगारी की तरह अपने आप बुझ गया। फायर के अंदर से बस दर्द बचा था और समझ कि उसने अपने सबसे करीब इंसान को खुद से दूर कर दिया।